ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिया की बातों से ये साफ हो चुकी थी कि रिया को अभी लगता था कि उसके दोनों भाई रिया की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। रिया ने दोनों भाइयों से कहा था कि उसने पुराने गुलेरिया हाउस की छत पर अनिका को देखा था और अभी भी रिया की सुई उसी जगह पर अटकी थी जहां उसके भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जब अलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया को ये सब कहते हुए सुना तो दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। बूढ़े बाबा ने जो बात कही थी वो सच निकली थी। रिया पिछले दिन की सारी बातें बिल्कुल भुला चुकी थी। अलेक्जेंडर ने अटकती हुई आवाज में रिया की ओर देखकर कहा, रिया, क्या तुम सचमुच नहीं जानती कल क्या हुआ था? इस बार रिया अपने दोनों हाथ पर कमर रखते हुए बड़े गुस्से से अपने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, मैं इसी तरह से जानती हूँ कि कल क्या हुआ था। तुम दोनों बैठकर वहाँ यही डिस्कस कर रहे थे ना कि मैं पागल हो चुकी हूँ और मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तुम दोनों क्या समझते हो? मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पाती। तुम दोनों ही आंखों के इशारे से एक दूसरे के साथ बात करते रहते हो। ये मैं भी अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। ये मत भूलो कि अगर तुम दोनों भाई हो तो मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। तुम दोनों एक दूसरे की आंखों के इशारे से जो बातें करते हो वो बातें मैं भी समझ सकती हूँ। वहाँ अलेक्जेंडर और आर्यन को पता नहीं चल रहा था कि रिया इस वक्त उनके साथ कोई शरारत कर रही थी या सचमुच उनकी एक दिन की याददाश्त इरेज हो चुकी थी। अपनी बहन रिया की बातें सुनकर अब दोनों भाइयों का टेंशन बढ़ता जा रहा था। आर्यन ने रिया के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो न रिया? तुम्हारी तबीयत कैसी है? रिया ने काफी सरप्राइज होते हुए अपने दोनों कंधे हवा में उछालते हुए आर्यन से कहा, मुझे क्या हुआ? अच्छी भली तो हूँ मैं। देखो, बात बदलने की कोशिश मत करो। मैं तुम दोनों से कह रही हूँ कि मैंने उस पुराने गुलेरिया हाउस की हवेली पर मम्मा को देखा था। बजाय इसके कि तुम दोनों को मेरा साथ देना चाहिए, तुम दोनों मुझे ही पागल ठहराने पर लगे हुए हो। दोनों भाइयों के चेहरे पर काफी ज्यादा हैरानी दिख रही थी। दोनों भाइयों को इस तरह देखते हुए रिया ने दोनों भाइयों के कंधे पर एक एक हाथ रखते हुए कहा, देखो, इस दुनिया में अगर मैं किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती हूँ तो वो सिर्फ तुम दोनों हो, मेरे भाई। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। देखो, जरूर उस पुरानी हवेली में कोई राज छुपा हुआ है जिसे जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है और उस राज को सबके सामने लाने में दोनों को मेरी मदद करनी होगी। रिया की ये बात सुनकर दोनों भाई हैरान हो गए। अलेक्जेंडर के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस बूढ़े आदमी ने क्या चमत्कारी टैबलेट बनाई थी जिसका रिया पर न तो कोई साइड इफेक्ट दिख रहा था और इसका असर तो आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। दोनों अपनी बहन को शरारत करते हुए काफी सालों से देख रहे थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि शरारत करते वक्त रिया के चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन होते थे। रिया दुनिया के सामने लाख एक्टिंग करके उन्हें अपनी झूठ बात भी सच मनवा सकती थी, मगर अपने दोनों भाइयों से कभी झूठ नहीं बोल सकती थी। रिया की आंखें देखकर दोनों भाई समझ गए थे कि रिया सच कह रही थी। रिया की आंखों में वही परेशानी नजर आ रही थी जो ठीक एक दिन पहले गुलेरिया हाउस में जाने से पहले थी। तभी दोनों भाइयों के सामने बड़ी उम्मीद से देखते हुए रिया ने कहा, मेरे पास एक प्लान है, मगर उस प्लान को पूरा करने में मुझे तुम दोनों की जरूरत है। दोनों भाई हैरानी से अपनी बहन की बात सुनने लगे। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अलेक्जेंडर और आर्यन से कहा, देखो, अगर हमने डैड से ये सारी बातें की तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे, मगर अगर तुम दोनों को लगता है कि मैं पागल हूँ और वर्चुअल गेमिंग खेलने की वजह से मैं रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच की फर्क नहीं महसूस कर पा रही हूँ, तो तुम दोनों को एक बार मेरा साथ देना होगा। अगर मैं गलत साबित हुई तो मैं मान जाऊंगी कि मैं पागल हूँ और मुझे एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। अलेक्जेंडर और आर्यन ने जब रिया की ये बात सुनी तो दोनों को बहुत बुरा लगा। दोनों ने अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा और आर्यन ने रिया से कहा, अरे नहीं रिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम पागल नहीं हो। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं
बस तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसीलिए कभी कभार तुम्हें कुछ चीजें करने से रोकते हैं। आर्यन की बात पूरी होते ही रिया ने आर्यन की ओर देखकर कहा, ठीक है, अगर आज मैं फेल हो गई तो आज के बाद तुम दोनों जो कहोगे वही मैं करूंगी, मगर सिर्फ आज के दिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही जानते थे कि आखिर उनकी बहन किस बात पर उनका साथ चाहती थी। तभी रिया ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर दोनों भाइयों के होश उड़ गए। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आर्यन और अलेक्जेंडर से कहा, मैं चाहती हूँ कि आज रात हम पुराने गुलेरिया हाउस में जाएं और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ कौन छुपकर बैठा है। हो सकता है वहाँ हमारा कोई दुश्मन नहीं बल्कि हमारा दोस्त ही है जो हमसे मिलना चाहता है, जो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। मैं जानती हूँ कि वहाँ पर मम्मा की ही शक्ल की कोई औरत रहती है। बस एक बार चलकर हमें इस राज से पर्दा उठाना है। रिया की ये बात सुनते ही दोनों भाइयों के हाथ पैर कांपने लगे। रिया की सुई फिर से उसी जगह पर जा पहुंची थी जहां से वो 24 घंटे पहले अटकी हुई थी। रिया पूरी तरह से भुला चुकी थी कि पिछली रात क्या हुआ था। तीनों बच्चों ने एक रात में बहुत कुछ देख लिया था। अगर उसी रात को वापस रिपीट करने की बात आए तो अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों के हाथ पांव कांपने लगे। आर्यन ने तो खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था कि अलेक्जेंडर और रिया के साथ अंदर घर में क्या क्या हुआ था, मगर जो जो बातें अलेक्जेंडर ने आर्यन को बताई थी वो सोचकर ही आर्यन को दिन के उजाले में रात के अंधेरे की घबराहट महसूस होने लगी। रिया ने अपना हाथ दोनों भाइयों की ओर आगे बढ़ाती हुई कहा, वादा करो तुम दोनों मुझसे कि एक दिन तुम मेरा साथ दोगे। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो हम सब एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा पाएंगे। बस आज की रात तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। तुम दोनों को वादा करना होगा कि आज की रात तुम मेरे मिशन में मेरा साथ जरूर दोगे। रिया का बढ़ा हुआ हाथ देकर दोनों भाई की बोलती बंद हो गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट के डाइनिंग टेबल पर बैठा रोहित अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। चिराग मेहता ने कई सारे असाइनमेंट एक साथ रोहित को भेजे थे और रोहित जानता था कि रोहित के डिजिटल सिग्नेचर के बिना चिराग मेहता उन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था। इसलिए एक के बाद एक सारी चीजें पढ़ने के बाद रोहित उन सब पर डिजिटल सिग्नेचर करके चिराग मेहता को मेल कर रहा था। तभी अनिका ने ठीक रोहित के बगल में बैठते हुए रोहित से कहा, आज बच्चों को काफी देर हो गई, अब तक जागे नहीं। रोहित अपना काम करते हुए अनिका से कहने लगा, हाँ काफी अनयूजुअल है। वैसे तो बच्चे सुबह जाग जाते हैं, मगर आज सचमुच उन्होंने जागने में काफी देरी कर दी है। अनिका इस बात से हैरान थी कि कल रात को जब बच्चे जल्दी सो गए थे तो फिर उन्हें जागने में आज इतनी देर क्यों हो रही थी। मगर इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए अनिका ने रोहित से कहा, मैं श्रेया से बात करना चाहती हूँ। रोहित अनिका की ये बात सुनकर चौंक गया। रोहित ने जैसे ही अनिका के हाथ पर हाथ रखा, अनिका ने अपना हाथ धीरे से पीछे खींच लिया। रोहित जान चुका था कि अनिका अभी भी रोहित के साथ काफी ऑकवर्ड फील करती थी, इसलिए इस बात को इग्नोर करते हुए रोहित ने अनिका से कहा, जरूर बात करनी चाहिए। श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। इस वक्त तुम्हें श्रेया के साथ खड़े होना चाहिए, मगर मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी मन स्थिति में नहीं हो कि तुम इस वक्त चाह कर भी किसी का साथ दे पाओ। मगर हाँ, मैं तुमसे इतना जरूर कहना चाहूँगा कि श्रेया और तुम बिल्कुल सगी बहन जैसी थी। श्रेया ने तुम्हारे मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा बहुत साथ दिया है और तुमने भी श्रेया के साथ हर पल खड़े होकर श्रेया को कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। बहुत कुछ देख चुकी है श्रेया अपनी कम उम्र में, मगर अनफॉर्चुनेटली श्रेया ने जिन दो लोगों पर दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास रखा था, कहीं न कहीं वो दोनों आज उसकी जिंदगी में शामिल नहीं है। आकाश हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चला गया और तुम जो हमेशा ही श्रेया के साथ उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती थी, तुम अपना अतीत पूरी तरह से भुला चुकी हो, जिसमें श्रेया ही और हम सब की सारी मेमोरीज तुम्हारे दिल के किसी कोने में दफन हो चुकी है। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम श्रेया के साथ बातें करो। रोज कम से कम कुछ देर के लिए तुम अगर श्रेया से बातें करोगी तो हो सकता है कि उसका मन लगा रहे, उसके दिल में ये उम्मीद हमेशा बरकरार रहेगी तुम किसी भी हालत में उसके साथ खड़ी हो।
एक तरफ अनिका ने श्रेया के मुंह से ये सुना था आकाश की मौत के पीछे जरूर रोहित का हाथ था, और दूसरी ओर रोहित अनिका को श्रेया की इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देने के लिए कन्विंस कर रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए रोहित ने बड़े ही प्यार से अनिका को समझाते हुए कहा, अनिका, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम चाह कर भी वो पुरानी अनिका नहीं बन सकती हम सबके लिए, मगर तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखनी होगी कि हम सबके लिए तुम हमेशा ही वही पुरानी अनिका रहोगी। चाहे तुम्हारे दिलो दिमाग से हम सब मिट चुके हों, मगर हमारे दिलो दिमाग पर हमेशा ही उस पुरानी अनिका की छाप रहेगी, और हमारे लिए तुम में और उस पुरानी अनिका में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब भी तुम श्रेया के साथ बात करोगी तब श्रेया के मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आएगा कि तुम उसकी वो पुरानी दोस्त नहीं हो। उसके साथ बात करो, उसे ये एहसास होने दो कि अब भी तुम उसकी वही पुरानी दोस्त हो जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में हमेशा उसके साथ खड़ी होगी। रोहित के चेहरे पर श्रेया के लिए जिस तरह की सहानुभूति थी वो देखकर अनिका के लिए समझना मुश्किल हो गया था कि श्रेया जो रोहित के बारे में सोच रही थी वो सच भी था या नहीं। तभी रोहित के मोबाइल फोन पर सनी के हॉस्पिटल का नंबर फ्लैश होने लगा। जैसे ही रोहित ने देखा कि सनी के हॉस्पिटल से उसे कॉल आ रहा था, उसने तुरंत कॉल कनेक्ट किया। तभी डॉक्टर की आवाज रोहित के कानों पर पड़ी। डॉक्टर ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, क्या आप इस वक्त हॉस्पिटल आ सकते हैं? जैसे ही रोहित ने डॉक्टर की बात सुनी, रोहित अपनी जगह से खड़ा हो गया और रोहित ने डॉक्टर से कहा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सनी ठीक तो है ना? डॉक्टर ने बड़ी ही शांति से रोहित को समझाते हुए कहा, नहीं, सनी की कंडीशन तो अभी भी वैसी ही है जैसे ही कुछ दिनों पहले थी। बात दरअसल वो नहीं है, बात दरअसल ये है कि यहाँ पर सनी के माँ बाप आए हैं और वो चाहते हैं कि वो सनी को यहाँ से शिफ्ट करके दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं, मगर ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो हमारी बात समझने के लिए राजी नहीं है। अगर आप यहाँ पर आकर उन्हें समझाएं तो शायद वो मान जाएं। रोहित जानता था कि एक न एक दिन सभी लोगों को सनी के साथ हुए हादसे के बारे में पता चलना ही था। रोहित लाख छुपाने की कोशिश करता, फिर भी एक न एक दिन सनी के माँ बाप को सनी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो पता चलना ही था। रोहित ने फोन डिस्कनेक्ट करते हुए अनिका से कहा, अनिका, मुझे कुछ देर के लिए हॉस्पिटल जाना होगा, सनी के पास। तुम यहाँ बच्चों के साथ रहो, बच्चे कुछ ही देर में जाग जाएंगे। ये कहते हुए रोहित कमरे से बाहर निकलने लगा, मगर मेन डोर खोलने से पहले रोहित अपनी जगह पर रुक गया और मुड़कर अनिका की ओर देखकर कहने लगा, अनिका, जरा इस बात का ख्याल रखना कि बच्चे प्रेसिडेंशियल सीट से बाहर न निकले। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक रोहित ने ये बात क्यों कही थी। इससे पहले कि अनिका रोहित से किसी तरह का कोई सवाल पूछती, रोहित दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। वहाँ बच्चों के बेडरूम के अंदर रिया नाराज होकर एक कोने में बैठी थी और उसके दोनों भाई उसके आसपास खड़े उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। एलेक्जेंडर आर्यन से कहने लगा, रिया, हमारी बात समझने की कोशिश करो, तुम जो कह रही हो वो करना खतरे से खाली नहीं है। रिया अपने दोनों भाई से काफी ज्यादा नाराज लग रही थी। रिया ने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? मेरे पास एक फुल प्रूफ आइडिया है। आज रात हम एक ट्रेजर हंट की गेम खेलेंगे और उस गेम के जरिए हम बड़े ही आसानी से होटल से निकलकर सिक्योरिटी गार्ड से बचते बचाते हुए गुलेरिया हाउस पहुंच सकते हैं। तुम लोग बोलो, तुम मेरा साथ दोगे या मैं अकेले ही ये मिशन पूरा करूं? अपनी बहन रिया की बातें सुनकर दोनों भाइयों का दिल बैठा जा रहा था। रिया पिछली रात जो कुछ भी हुआ था वो पूरी तरह से भुला चुकी थी। फिर से वो आज रात वही सारी चीजें रिपीट करना चाहती थी जो वह ऑलरेडी पिछली रात कर चुकी थी। दोनों भाइयों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिया को कैसे समझाएं। तभी डरती हुई और कांपती हुई आवाज में आर्यन ने रिया से कहा, देखो रिया, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सब कुछ पिछली रात हो चुका है। हम तीनों मिलकर इसी तरह ट्रेजर हंट की गेम खेलते हुए इस होटल से बाहर निकले थे और पुराने गुलेरिया हाउस गए थे, और फिर वहां से जो कुछ भी हुआ है वो आर्यन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिया को कैसे एक्सप्लेन करे, क्योंकि हवेली के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आर्यन ने अपनी आंखों से नहीं देखा था।
उसने एलेक्जेंडर की जुबान से सुना था। आर्यन ने एलेक्जेंडर की ओर इशारा करते हुए रिया से कहा, आगे की बात तुम्हें एलेक्जेंडर समझाएगा। रिया बड़ी ही हैरानी से आर्यन को देखने लगी। तभी एलेक्जेंडर ने रिया से कहा, आर्यन बिल्कुल सच कह रहा है रिया, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सब कुछ पिछली रात को हो चुका है। क्या तुम्हें पिछली रात जो कुछ भी हुआ कुछ भी याद नहीं? और बूढ़े बाबा की बातें, वो टेबलेट, चॉकलेट मिल्क, क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी याद नहीं है? रिया अपने दोनों भाइयों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। रिया ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख लिए और मन ही मन कुछ सोचते हुए बालकनी की ओर चली गई। रिया को इतना शांत देखकर दोनों भाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें ऐसा लग रहा था शायद रिया को पिछली रात की सारी बातें याद आ रही थी। रिया मन ही मन कुछ सोच रही थी और फिर अचानक ही रिया ने मुड़कर अपने दोनों भाइयों की ओर देखा और कहा, समझ गई, मैं अच्छी तरह से समझ गई। रिया की ये बात सुनते ही एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों दौड़कर रिया के पास आ गए। एलेक्जेंडर ने रिया से कहा, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? पिछली रात जो कुछ भी हुआ था क्या तुम्हें वो सब कुछ याद है? इस बार रिया बड़ी शांति से नजर आ रही थी। रिया ने हल्की धीमी आवाज में एलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर कहा, मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि तुम दोनों मुझे जानबूझकर पागल बनाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मैं कुछ अलग रिएक्ट करूं, ताकि तुम मम्मा और डैड से कह सको कि मैं पागल हो गई हूं और हमेशा हमेशा के लिए मेरी गेमिंग बंद करवा सको। मगर मैं तुम्हारी ये प्लानिंग कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे लगता है कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए मुझे मम्मा का सहारा लेना पड़ेगा, वही मेरी मदद करेगी। रिया फिर से अपने भाइयों को काफी गुस्से से देखने लगी। फिर अचानक ही रिया ने अपना सर झुकाकर एलेक्जेंडर और आर्यन से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे दो भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मुझे पागल साबित करने के लिए ऐसी बातें भी कर सकते हो। मैं अभी मम्मा के पास जाती हूँ और मम्मा से ही मदद मांगती हूँ। ये कहते हुए रिया बेडरूम से बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। तभी एलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया को ऐसा करते हुए देखा तो दोनों दौड़कर बेडरूम के मेन डोर तक पहुंचे और रिया को बाहर जाने से रोकते हुए कहने लगे, देखो रिया, ऐसा मत करना। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मम्मा की इस वक्त क्या हालत है। अगर तुमने ये सारी बातें मम्मा को बताई तो मम्मा ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। मम्मा की सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। और फिर जरा सोचो, अगर तुमने ये सारी बातें मम्मा से कही तो डैड कितने नाराज हो जाएंगे। रिया भी अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका की इस वक्त क्या कंडीशन थी। रिया मन ही मन घुटने लगी थी। न ही उसके भाई उसे हेल्प कर रहे थे और न ही वो मम्मा से कुछ कह सकती थी। तभी अचानक रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। रिया की आंखों से आंसू बहते हुए देखकर दोनों भाई काफी मायूस नजर आने लगे। दोनों ने हमेशा ही रिया की भलाई चाही थी और दोनों ने ठीक रोहित की तरह अपनी बहन को बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रखा था। रिया की आंखों में आंसू देख वो दोनों भाई का दिल बैठ रहा था, मगर वो फिलहाल एक ऐसे सिचुएशन में थे जो उनके बस के बिल्कुल बाहर थी। रिया रोते हुए बेड पर बैठ गई और अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपाकर रोते हुए कहने लगी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने आप को कभी इतना अकेला महसूस करूंगी। मम्मा की याददाश्त चली गई, फिर भी मैं हमेशा ही ये सोचती रही कि एक दिन मम्मा की याददाश्त वापस आ जाएगी, मगर तब तक मेरे दोनों भाई मेरी ढाल बनकर मेरे साथ रहेंगे। मगर तुम दोनों ने आज मुझे बहुत हर्ट किया है। तुम दोनों ने मुझे पागल साबित करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रिया की ये सारी बातें सुनकर एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों रिया के पास आकर घुटनों के बल बैठकर कुछ देर खामोश एक दूसरे को देखने लग गए। एलेक्जेंडर ने रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो रिया, प्लीज हमारी बात मानो। हम जो कुछ भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। हम तुमसे इतना बड़ा झूठ क्यों कहेंगे? हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकते। मगर जो हम पर बीती है उसे हम मिटा नहीं सकते। कल का दिन तुम्हारे दिमाग से मिट चुका है, मगर कल का दिन और कल का रात सचमुच नहीं मिटे हैं। प्लीज हमारी बात का यकीन करो रिया, हम तुमसे झूठ नहीं कह रहे हैं। तभी अचानक आर्यन की आंखों में चमक आ गई। रिया को विश्वास दिलाने का आर्यन के पास एक और तरीका था।
आर्यन ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए रिया से कहा, रिया, अगर तुम्हें हमारी बात झूठ लगती है तो जरा हमें बताओ कि आज क्या तारीख है। रोती हुई रिया ने सिसकियां लेते हुए कहा, आज 21 अक्टूबर है। जैसे ही रिया ने तारीख बताई, अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों के चेहरे पर चमक आ गई। अलेक्जेंडर ने रिया के बगल में बैठते हुए कहा, अगर हम तुम्हें कहें कि आज 21 अक्टूबर नहीं है बल्कि 22 अक्टूबर है तो तुम क्या कहोगी। जब रिया ने अलेक्जेंडर की ये बात सुनी तो रिया चौंक कर अपने भाई को देखने लगी। रिया को अभी भी अपने दोनों भाइयों की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही रिया ने अलेक्जेंडर और आर्यन की ये बात सुनी है, रिया दौड़कर साइड टेबल पर चार्जिंग पॉइंट पर लगाए अपने मोबाइल फोन की तरफ गई। रिया ने अपना मोबाइल फोन अपने हाथ में लेकर उसे स्विच ऑन किया। जब रिया ने मोबाइल फोन पर डेट देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मोबाइल फोन में तारीख 22 अक्टूबर डिस्प्ले हो रही थी। मोबाइल फोन में तारीख पढ़ते हुए रिया ने मुड़कर पीछे खड़े अपने भाइयों की ओर देखा। रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों से फोन के स्क्रीन पर 22 अक्टूबर की डेट देख रही थी। डाइनिंग टेबल पर बैठी अनिका बच्चों के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी और साथ ही साथ मन ही मन सोच रही थी कि कुसुम के केस को आगे कैसे बढ़ाएं। तभी अचानक अनिका के कानों पर एक तोते के चहकने की आवाज पड़ी। अनिका ने जैसे ही ये आवाज सुनी, अनिका को लगा कि उसने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी थी। अनिका दौड़कर प्रेसिडेंशियल स्वीट के टेरेस गार्डन में गई। तब उसने देखा कि 7-8 तोते और कुछ छोटे छोटे लव बर्ड्स टेरेस गार्डन के पौधे पर बैठे चहक रहे थे। अनिका के आते ही जैसे सारे के सारे पंछी एक साथ शांत हो गए। अनिका उन सबको देखकर पहचान गई थी कि ये वही पंछी थे जो अनिका को कुसुम के बारे में बताने आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुसुम के साथ हुए हादसे पर इंसाफ मांगने के लिए अनिका के पास आए थे। अनिका टेरेस गार्डन में एक बेंच पर बैठी उन सारे पक्षियों को देखती रही। उनकी आंखों में एक तरह का सैलाब नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानते थे कि कुसुम के साथ जो कुछ भी हुआ था उसका अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहा था। मगर अफसोस इस बात का था कि ना तो वो पंछी अपराधी का नाम ले पा रहे थे और न ही अनिका को उनकी आंखों में उस अपराधी की कोई तस्वीर नजर आ सकती थी। मगर अनिका इतना जरूर जानती थी कि वो पंछी अनिका से इस बात की गुहार लगाने आए थे कि कुसुम के साथ हुए दर्दनाक हादसे का अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहा था और उनके पास इस वक्त पूरी दुनिया में अनिका के अलावा और कोई सहारा नहीं था जो उनकी बातें समझ सके। अनिका भी इस बात से काफी ज्यादा मायूस थी कि वो चाहते हुए भी कुसुम को न्याय नहीं दिला पा रही थी। अनिका अपनी यादाश्त खो चुकी थी और दुनियादारी के मामले में फिलहाल अनिका को कोई समझ नहीं थी। मगर बस एक इंसान होने के नाते अनिका अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क अच्छी तरह से समझती थी। तभी डाइनिंग टेबल पर पड़ा अनिका का फोन बजने लगा। अनिका टेरेस गार्डन से निकलकर जब अपनी डाइनिंग टेबल के पास आई तब अनिका के फोन स्क्रीन पर एक अननोन नंबर डिस्प्ले हो रहा था। अनिका को रोहित ने बताया था कि उसे किसी भी तरह से अननोन नंबर को इंटरटेन नहीं करना है। जो नंबर अनिका के फोन में स्टोर किए गए थे बस उन्हीं के साथ अनिका को कांटेक्ट बनाना है। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो फोन रिसीव करे या ना करे। अनिका भी मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रही थी कि फोन बजना बंद हो गया। अनिका कुछ देर के लिए अपने फोन स्क्रीन पर नजर आ रहे मिस कॉल की ओर देखती रही। कुछ देर बाद फोन दोबारा से वाइब्रेट होने लगा। वही नंबर फिर से अनिका के नंबर पर फ्लैश होने लगा। मगर इस बार अनिका ने फोन मिस होने से पहले फोन को रिसीव किया। जैसे ही अनिका ने फोन रिसीव किया, अनिका के कानों पर एक तेज आवाज पड़ी। हेलो मिस अनिका, मैं बिक्की बोल रहा हूँ। मुझे आपके पापा करण गुलेरिया ने भेजा है। अनिका ने जैसे ही वो तेज और एनर्जेटिक आवाज सुनी, अचानक ही अनिका की आंखों में चमक आ गई। अनिका पीछे मुड़कर टेरेस गार्डन में बैठे पंछियों को देखने लगी। अनिका को एक अनजाना सा विश्वास होने लगा था। अनिका को ऐसा लगने लगा था कि बहुत जल्द अनिका कुसुम को इंसाफ दिला पाएगी। अनिका की खुद समझ में नहीं आ रहा था कि एक अनजान आदमी जिसे अनिका ने कभी देखा भी नहीं था, उसकी आवाज सुनते ही अनिका के मन में इस तरह का विश्वास और इस तरह की उम्मीद क्यों जाग रही थी। अनिका ने कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद फोन पर बात करते हुए कहा, जी मिस्टर विक्की, आप कहाँ हैं इस वक्त? अनिका के सवाल पूछते ही विक्की ने जवाब देते हुए कहा,
मैं आप ही के होटल में रुका हूँ, मगर आप फिक्र मत कीजिए। आपके पापा ने मुझे सब कुछ कहा है और उसी के मुताबिक मैंने यहाँ किसी को ये नहीं बताया कि मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, और ना ही मैंने किसी को बताया कि मैं एक एडवोकेट हूँ। फिक्र मत कीजिए, आप मुझसे जो कोई भी काम करवाना चाहती हैं वो बिल्कुल सेफ हाथों में है। मैं किसी भी तरह की चूक नहीं करूँगा और आपको भी किसी भी तरह की भूल नहीं करने दूंगा। मैं सेकेंड फ्लोर वाले कैफे में आपका इंतजार करूँगा। आप कहाँ मुझसे मिलने आ सकती हैं और आप मुझे बेझिझक बता सकती हैं कि आपको मुझसे क्या काम है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका बेशक जो भी काम हो वो सिर्फ आपके और मेरे बीच में कॉन्फिडेंशियल रहेगा, जिनकी भनक किसी और को तो क्या, खुद मिस्टर करण गुलेरिया को भी नहीं होगी। आवाज सुनकर अनिका को ये अंदाजा हो गया था कि बिक्की उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, लगभग अनिका की ही उम्र का था वो। बिक्की आवाज से काफी ज्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव लग रहा था, मगर अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बिक्की को किस तरह से मिले। अनिका के पास यही मौका था जब रोहित सनी को देखने हॉस्पिटल गया था और बच्चे अपने कमरे में सोए हुए थे। अनिका बिक्की के साथ कुसुम के केस से रिलेटेड बातें करना चाहती थी और इसके लिए इससे बेहतर वक्त और कोई नहीं हो सकता था। बिक्की के फोन पर कही हुई बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, ठीक है, आप वहीं पर मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ, मगर याद रहे कि आप वहाँ किसी से कहिएगा मत कि आप मुझसे मिलने आए हैं। अनिका की बात सुनते ही बिक्की ने अपनी आवाज और भी ज्यादा तेज करते हुए कहा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मैडम, मैंने कहा ना आपसे, यू आर इन एब्सोल्युटली सेफ हैंड्स। लोगों की नजरों में मैं आपके लिए बिल्कुल अनजान रहूंगा। आप देखती जाइए, एक अनजान आदमी होने के बावजूद मैं किस तरह से लोगों की नजरों में धूल झोंक कर आपको मिलूंगा भी और आपके काम के बारे में अच्छी तरह से जान भी लूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली शहर का सबसे उभरता हुआ सितारा हूं। वकीलों की दुनिया में अपने छोटे से कैरियर में मैं आज तक कोई केस हारा नहीं हूं। वैसे मैं ये सब कुछ अपनी फी बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको मुझ पर पूरी तरह से भरोसा रखना होगा। जब भी आप मुझसे मिलें, मुझसे कोई भी बात छुपाइएगा नहीं। एक वकील और डॉक्टर में ज्यादा फर्क नहीं होता है, आपको दोनों के सामने सब कुछ सच सच बताना होता है। इसलिए आप जब भी मुझसे मिलने आए तब बेफिक्र और बेखौफ होकर मुझसे अपनी बात शेयर कीजिएगा। मैं आपका कॉफी शॉप में इंतजार कर रहा हूँ। ये कहते हुए बिक्की ने कॉल काट दिया। अब अनिका जानती थी कि अनिका के पास वक्त बहुत कम था। रोहित के लौटने से पहले अनिका का बिक्की से मुलाकात करना बेहद जरूरी था। जब रोहित हॉस्पिटल पहुंचा तो सनी के माँ बाप पहले से ही सनी की आईसीयू वार्ड के बाहर बैठे रोहित का इंतजार कर रहे थे। रोहित को देखते ही सनी के माँ ने खड़े होते हुए रोहित से कहा, ये क्या कर दिया तुमने मेरे बच्चे के साथ? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। सनी कितना मानता था तुम्हें, हमसे ज्यादा प्यार तुमसे करता था। मैंने सोचा था कि तुम सनी का ख्याल रखोगे और उसे ठीक रास्ते पर ले जाओगे, मगर देखो तुमने क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की। अरे हमें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा बच्चा वापस कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा या नहीं, और अब उसे यहाँ रखने की क्या जरूरत है। इससे पहले कि रोहित सनी की माँ की सारी बातों का जवाब दे पाता, सनी के पिता ने आगे आते हुए रोहित से कहा, रोहित, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है तुम्हारे पास। सनी की ऐसी हालत, मगर बजाय इसके कि तुम उसे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज करवाओ, तुम उसे इस छोटे से शहर के छोटे से हॉस्पिटल में रख रहे हो। मैंने तो सोचा था कि तुम अगर परिवार की बात आएगी तो पैसों की ओर नहीं देखोगे, मगर तुम्हारे बारे में मैंने ठीक ही सुन रखा था। तुम्हें बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं दिखता। तुम्हारे सामने रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। जो लड़का तुम्हें अपना भाई समझता था, अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करता था, हमसे भी ज्यादा तुम पर भरोसा रखता था, आज उसकी ऐसी हालत में तुमने उसे इस तरह से छोड़ दिया जैसे तुम्हारे उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। सनी के पिता की बात सुनते हुए रोहित ने उनसे कहा, देखिए चाचा जी, मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही है, मगर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त सनी को यहाँ से कहीं ले जाया नहीं जा सकता। अगर ये पॉसिबल होता तो फिर मैंने सनी के इलाज के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी होती।
मगर डॉक्टर का कहना है कि सनी को शिफ्ट करना खतरे से खाली नहीं है। प्लीज मेरी बात मानिए, उसे यहाँ से शिफ्ट मत कीजिए। रोहित को डॉक्टर ने पहले ही समझाया था कि अगर सनी को शिफ्ट किया जाएगा तो फिर हो सकता है कि उसका शरीर शिफ्टिंग के दौरान लगने वाले जर्म्स को बर्दाश्त न कर पाए। मगर सनी के माता पिता ने जब सनी की हालत देखी तब रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया और वो किसी भी हालत में सनी को बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में ले जाकर उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देखना चाहते थे। रोहित भी सनी के माँ बाप की ये हालत अच्छी तरह से समझ पा रहा था, मगर वो जानता था कि सनी को शिफ्ट करना खतरे से खाली नहीं होने वाला था। सनी की माँ फूट फूट कर रोने लगी और हॉस्पिटल कॉरिडोर में रखी बेंच पर बैठ गई। रोहित ने उनके ठीक बगल में बैठते हुए उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए चाची जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप पर क्या गुजर रही है, मगर मेरा यकीन मानिए, मैंने भी सनी को हमेशा अपना सगा भाई समझा है। मुझसे भी उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही है, मगर आप लोगों को समझना होगा, सनी को यहाँ से शिफ्ट करना खतरे से खाली नहीं होता है। कहीं न कहीं रोहित भी मन ही मन एक ही बात सोच रहा था कि काश अगर अनिका ने अपनी याददाश्त नहीं खोई होती और डॉक्टर अमृता आज भी उन लोगों के बीच होती तो हो सकता था कि सनी का इलाज कर पाती, क्योंकि ये बात तो अब इस देश भर में सभी लोगों को अच्छी तरह से जान चुके थे कि अगर इंसान के दिमाग का ऑपरेशन करने की बारी आए तो डॉक्टर अमृता से बेहतर सर्जन उन्हें कोई नहीं मिल सकता था। रोती बिलखती सनी की मां ने अपनी नजरें उठाते हुए रोहित से कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इलाज तुम्हारे पास ही है, मगर तुम जानबूझकर सनी का इलाज नहीं कर रहे हो। रोहित सनी की मां की ये बात सुनकर हैरान रह गया। सनी के पापा ने रोहित की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, सनी की मां बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम अमृता से कह क्यों नहीं देते कि वो आकर सनी का इलाज करें। रोहित ये बात सुनकर हैरानी से सनी के पापा को देखता रहा। तभी सनी के पापा ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रोहित से कहा, इस तरह से मुझे घूर घूर कर मत देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि डॉक्टर अमृता यानी कि तुम्हारी पत्नी अनिका सनी का इलाज कर सकती है। सनी के पापा की बात का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, चाचा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी है। अनिका के अंदर रहने वाली डॉक्टर अमृता तो फिलहाल इस दुनिया में है ही नहीं। तभी सनी के पापा ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रोहित से कहा, सब बकवास है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अनिका याददाश्त खोने का ढोंग कर रही है और तुम भी अपनी झूठी इज्जत और शान बचाने के लिए जानबूझकर डॉक्टर अमृता को सनी से दूर रख रहे हो, ताकि लोगों को तुम दोनों की असलियत के बारे में पता न चल जाए। सनी के पापा की ये बात सुनकर रोहित के होश उड़ गए। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि सनी के पापा ऐसा क्यों कह रहे थे। जैसे ही रोहित ने सनी के पापा से कुछ बात करने की कोशिश की, सनी की मां ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, किसी भी तरह तुम्हारी पत्नी से कहकर सनी का इलाज करवाओ। हम दोनों तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं बेटा। रोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि सनी के मम्मी और पापा उसे ऐसा क्यों कह रहे थे। अपनी चाची को गिड़गिड़ाते हुए देखकर रोहित ने उनके दोनों हाथ पकड़कर कहा, चाची, आप ये क्या कह रही हैं? अगर मेरे बस में होता तो मैं सनी का इलाज क्यों नहीं करता। मैं भी सनी से बेहद प्यार करता हूँ, मगर आप तो जानती हैं कि अनिका अब उस हालत में नहीं है कि किसी का इलाज कर पाए। अनिका अपनी पिछली जिंदगी को भुला चुकी है। डॉक्टरी के पेशे के बारे में वो कुछ नहीं जानती। वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकती। वो डॉक्टरी की सारी स्किल भुला चुकी है। अब आप लोग ही बताओ, अगर वो पेशेंट का इलाज करना नहीं जानती तो फिर वो कैसे सनी का इतना बड़ा ऑपरेशन कर सकती है। और आपसे किसने कह दिया कि अनिका ये सब ढोंग कर रही है। तभी सनी के पापा ने रोहित की ओर देखकर धीमी आवाज में अपने दांत कचकचाते हुए कहा, ये बात अब तक तो सब लोग जान चुके हैं कि तुम्हारे और अनिका के बीच में जरूर कोई कड़वाहट पैदा हुई है, जिसकी वजह से अनिका अपने किसी चाहने वाले के साथ भाग गई थी। मगर तुमने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अनिका को ऐसा करने से रोक लिया और याददाश्त खोने का नाटक करके तुम और अनिका पूरी बात को एक अलग ही मोड़ देना चाहते हो। जब रोहित ने सनी के पापा की ये बात सुनी तो रोहित के होश उड़ गए। रोहित ने सनी के पापा की ओर देखकर जिंदगी में पहली बार आवाज ऊंची करते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी, आप होश में तो हैं। सनी के पापा ने रोहित की बात सुनकर अपनी भी आवाज में गर्माहट लाते हुए रोहित से कहा, रोहित,
बनने की कोशिश मत करो। अरे ये पूरी दुनिया जानती है, अगर सचमुच अनिका किडनैप हुई होती तो जरूर तुम्हें फिरौती के लिए किडनैपर्स ने कॉल किया होता। बिना पैसे लिए इतने ऊंचे खानदान की बहू को कोई ऐसे ही क्यों छोड़ देगा? किडनैपिंग सिर्फ एक बहाना था। अनिका अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, मगर मुझे तो अफसोस इस बात का है कि हम सब खुद इस बात को लेकर दुनिया से लड़ते रहे। जब दुनिया वाले सबूतों के साथ हमारे सामने खड़े थे कि अनिका अपने किसी चाहने वाले के साथ भाग गई थी, तब हमने ही उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए उनके मुंह पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि ये सब हमारे खानदान पर कीचड़ उछालने के लिए उनकी साजिश थी। मगर मन ही मन हम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर अनिका सचमुच किडनैप हुई होती तो जरूर किडनैपर मोटी रकम वसूलता और अनिका को छोड़ता। मगर बिना किसी फोन कॉल के, बिना किसी फिरौती के, पैसों की मांग के अनिका को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये बात किसी के गले नहीं उतरती। मैं भी तुमसे गुजारिश करता हूँ, अनिका से कहो कि वो किसी तरह सनी का इलाज करे। यादाश्त खोने वाली बात हम किसी को बताएंगे नहीं। अनिका को बस भेष बदलकर किसी तरह आना है और सनी का इलाज करके चले जाना है। ये ऑपरेशन डॉक्टर अमृता ने किया है, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ रोहित, मर जाऊंगा मगर किसी से नहीं कहूंगा कि सनी का इलाज किसने किया था। रोहित सनी के मम्मी पापा की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया था। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनकी इस बेतुकी बातों का क्या जवाब दे। रोहित अच्छी तरह से अनिका को जानता था। अनिका इस तरह का ढोंग कभी नहीं कर सकती थी, मगर रोहित को ये पहली बार पता चला था कि बाहर वाले लोग रोहित और अनिका के रिश्ते के बारे में ये सोचते थे। लोगों को ये लग रहा था कि अनिका को शायद किसी और से प्यार हो गया था और इसीलिए वो यादाश्त खोने का नाटक कर रही थी। रोहित को इस वक्त लोगों की सोच पर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। रोहित और अनिका दोनों जिंदगी में बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहे थे, मगर बाहर वाले दोनों के संबंध को इतने नीची नजर से देख रहे थे। ये बात सोच सोचकर रोहित का दिल बैठा जा रहा था। सनी के माँ बाप रोहित के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे कि वो किसी भी हालत में डॉक्टर अमृता से कहकर सनी का इलाज करवाए, मगर रोहित के पास उनकी गिड़गिड़ाते का कोई जवाब नहीं था। वहाँ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में अनिका कुछ देर तक यहाँ वहाँ घूमते हुए सोचने लगी कि वो किस तरह से बिक्की के सामने अपनी बात रखे। अनिका ने बिक्की को देखा भी नहीं था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बिक्की को किस तरह पहचानेगी, मगर बिक्की ने अनिका से कहा था कि अनिका को बिक्की पर भरोसा रखना है। वो बिना किसी को पता चले अनिका से मिलेगा भी और अनिका से केस की डिटेल्स मिलेगा। करण गुलेरिया ने कहा था कि करण गुलेरिया जिस वकील को अनिका के पास भेज रहे हैं, उस वकील पर आकाश को सबसे ज्यादा भरोसा था। करण गुलेरिया ने भी जिस तरह से उसकी तारीफ की थी, अनिका ने हिम्मत जुटाते हुए प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकलने का फैसला किया। बच्चे अब तक बेडरूम से बाहर नहीं आए थे। अनिका ने सोचा कि जब तक बच्चे जाग जाते हैं, अनिका बिक्की के साथ मीटिंग पूरी करके वापस ऊपर आ जाएगी। आईने में देखकर अपने बाल संवारते हुए अनिका प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकली। जैसे ही अनिका ने प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा खोला, वैसे ही प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट हो गए और अनिका को बाहर आता हुआ देखकर एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अनिका के पास आया और कहने लगा, यस मैडम, क्या आपको कुछ चाहिए? पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद सारे के सारे सिक्योरिटी स्टाफ वाले बेहद अलर्ट हो गए थे। रोहित इस वक्त प्रेसिडेंशियल स्वीट में मौजूद नहीं था। ये बात भी वो लोग अच्छी तरह से जानते थे। ऐसे में सिक्योरिटी टीम की जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ गई थी। सिक्योरिटी ऑफिसर को अपने सामने खड़ा देखकर अनिका ने कहा, मैं कुछ देर कॉफी शॉप में जाना चाहती हूँ। अनिका की डिमांड सुनकर सारे सिक्योरिटी ऑफिसर एक दूसरे को देखने लगे। वो अच्छी तरह से जानते थे ऐसे बच्चों में और अनिका में काफी फर्क था। अनिका ने पहले भी इस तरह से रोहित की हाजिरी में कैफे शॉप में जाने की डिमांड की थी और कुछ देर कैफे शॉप में वक्त गुजारने के बाद वो वापस ऊपर भी चली आई थी। मगर इस बार चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और रोहित को कॉल लगाया। कुछ रिंग के बाद जब रोहित ने कॉल उठाया तो उसे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, सर, वो मैडम कुछ देर के लिए कॉफी शॉप जाना चाहती हैं, क्या करूं? जब अनिका ने देखा कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रोहित से परमिशन ले रहा था तो अनिका बड़ी ही ध्यान से सिक्योरिटी ऑफिसर का रिएक्शन देख रही थी।
अनिका को कहीं न कहीं इस बात का डर था कि अगर रोहित ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को परमिशन नहीं दी तो उसका नीचे जाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और वो विक्की से नहीं मिल पाएगी। मगर तभी अनिका ने देखा कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए रोहित से कहा, जी सर। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने झुककर अपने हाथ के इशारे से अनिका से कहा, मैम आप जा सकती हैं, हमारे 3 सिक्योरिटी गार्ड्स आपके साथ रहेंगे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनने के बाद अनिका ने राहत की सांस ली। इस बार जब एलिवेटर के पास जाने के लिए अनिका ने अपना पहला कदम बढ़ाया तो अनिका मन ही मन ये सोच रही थी कि ये शायद कुसुम को इंसाफ दिलाने की ओर उसका पहला कदम था। अनिका धीरे धीरे अपने पांव बढ़ाते हुए प्रेसिडेंशियल स्वीट की लिफ्ट के पास जाकर खड़ी हुई। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने लिफ्ट का बटन दबा दिया। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपने केस को विक्की के सामने रखे। अनिका के पास ना तो कोई सबूत था, ना ही कोई गवाह था। पंछियों की बातों पर कोई कितना यकीन करेगा, ये बात अनिका की समझ के बाहर थी। अनिका को इस वक्त वो बात भी याद आ रही थी जब उसने पुलिस स्टेशन में लेडी इंस्पेक्टर के सामने ये बयान दिया था कि उसे तोतों के जरिए खबर मिली थी कि लकड़ी बाजार में किसी को मदद चाहिए। और अनिका को ये भी याद आ रहा था कि उसकी बात सुनकर लेडी इंस्पेक्टर किस तरह से भड़की थी और अनिका का मजाक उड़ाने लगी थी। उस वक्त अनिका को जैसा लगा था ठीक उसी तरह इस वक्त उसे लग रहा था। अनिका को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा रास्ता अपनाए या ऐसा क्या करे अपनी बात समझाने के लिए। अनिका को भी यही लग रहा था कि विक्की उसकी बात सुनकर उसका मजाक बनाएगा, पर कहीं न कहीं अनिका भी जानती थी कि विक्की अनिका की आखिरी उम्मीद था जो उसे कुसुम के इंसाफ तक ले जा सकता था। करण गुलेरिया अनिका के पिता जिस पर भरोसा करते थे और अनिका का मरा हुआ भाई आकाश जिस पर भरोसा किया करता था, अनिका को भी उस आदमी पर एक अनजाना विश्वास हो रहा था। जैसे ही लिफ्ट फ्लोर पर उतरी, लिफ्ट का दरवाजा खोलते ही अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई और अनिका के साथ साथ 3 सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपने हाथ में मशीन गन लिए अंदर दाखिल हुए। लिफ्ट से नीचे उतरते वक्त अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने विक्की किस तरह अनिका को मिलेगा और किस तरह अनिका केस के बारे में विक्की को समझाएगी। मगर विक्की ने अनिका को भरोसा दिलाया था कि उसे सिर्फ विक्की पर भरोसा रखना है और कैफेटेरिया में पहुंचकर विक्की का इंतजार करना है। अनिका ने ना तो विक्की की शक्ल देखी थी और ना ही विक्की ने अनिका को अपनी कोई तस्वीर भेजी थी। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे सेकेंड फ्लोर की ओर उतरती गई, अनिका के दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी थी। अनिका नहीं जानती थी कि किस वक्त विक्की अनिका के सामने आ जाएगा। अनिका ये भी जानती थी कि अनिका को विक्की और अपनी मुलाकात टॉप सीक्रेट रखनी थी, क्योंकि अनिका विक्की को अपने पति के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने को कहने वाली थी। और अब तक अनिका इतना तो जान चुकी थी कि रोहित मारवा कितना पावरफुल आदमी था। अगर लोगों को ये बात पता चल जाती है कि रोहित मारवा की अपनी बीवी ने रोहित मारवा पर किसी लड़की के बलात्कार का शक किया था, तो इसका अंजाम पूरे परिवार के लिए बहुत बुरा हो सकता था। इसलिए अनिका जानती थी कि उसे जो कुछ भी करना था वो बहुत ही सीक्रेटली करना था। अनिका बेशक अपनी यादाश्त खो चुकी थी, मगर सोचने समझने की शक्ति अनिका में अब भी उतनी ही थी जितनी यादाश्त खोने से पहले थी। अनिका बड़ी ही जल्दी से दुनिया और दुनियादारी को अच्छी तरह से समझने लगी थी। सेकेंड फ्लोर पर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, अनिका धीरे धीरे अपने कदम लिफ्ट से बाहर ले जाने लगी। अनिका जैसे ही लिफ्ट से निकलकर कॉरिडोर में दाखिल हुई, अनिका यहाँ वहाँ देखने लगी थी। जैसे ही अनिका को किसी का इंतजार था, उसकी आंखें लगातार हिल डुल रही थी। अनिका अब अंदर ही अंदर बेचैन होने लगी। उसे बस किसी भी तरह से विक्की से मिलना था और अनिका मन ही मन यही चाह रही थी कि किसी से बातचीत के दौरान कहीं से भी रोहित ना आ जाए या फिर रोहित को किसी भी तरह का कोई शक न हो। अनिका यहाँ वहाँ देखे जा रही थी, तभी पास खड़ी सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका से कहा, क्या हुआ मैडम, क्या आप किसी का इंतजार कर रही हैं? गार्ड की बात अनिका सुन नहीं पाई क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अनिका को जवाब देता ना देख सिक्योरिटी गार्ड ने फिर से कहा, मैडम क्या आप किसी का इंतजार कर रही हैं? इस बार गार्ड की आवाज सुनते ही अनिका ने एक झटके में नाम में अपना सर हिला दिया और कैफेटेरिया की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका की नजरें चारों तरफ घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और जिंदगी में पहली बार अनिका को पकड़े जाने का डर लग रहा था।
अनिका बड़ी ही सावधानी से कैफेटेरिया के अंदर दाखिल हुई। कैफेटेरिया में दाखिल होते ही कैफेटेरिया का मैनेजर और उसके जूनियर जो रिसेप्शन पर खड़े थे वो दोनों अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए। अनिका को देखकर उनके माथे से पसीना बहने लगा। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या हो गया था जो अनिका फिर से आ गई थी। पर तभी अनिका ने सामान्य तरीके से देखा। ये देख दोनों को राहत मिली। आंखों ही आंखों से जैसे वो दोनों अनिका को उस दिन के लिए थैंक्स कह रहे थे जब अनिका ने उनकी नौकरियां बचाई थी। अनिका जैसे ही रिसेप्शन से गुजरकर कोने वाली जगह पर बैठने के लिए आगे बढ़ने लगी, मैनेजर ने अपने जूनियर से कहा, जाकर मैडम की फेवरेट कॉफी बनवाओ। इस बार वो सीनियर मैनेजर अनिका को देखकर कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था और इस खुशी का कारण था कि अनिका ने पूरी तरह से इस बात को दबा दिया था जो 2 वाइन की बोतलें खो गई थी जिनकी कीमत लाखों में थी। और अनिका ने रोहित से बोतलों के खोने की बात छुपाकर न सिर्फ उनकी नौकरियां बचाई थी मगर उनके ऊपर लगने वाला लाखों का जुर्माना भी बचाया था। पहले अनिका होटल के मालिक की बीवी होने के नाते जब भी कैफेटेरिया में बैठती थी, सीनियर मैनेजर और उसकी जूनियर बड़े ही अदब से अनिका को सर्व किया करते थे। मगर आज की बात कुछ अलग थी। मालकिन होने के साथ साथ अनिका वो औरत थी जिसने सीनियर मैनेजर और उसकी जूनियर को एक तरह से नया जीवन दान दिया था। कुछ देर तक अनिका अपनी टेबल पर बैठे बिक्की के आने का इंतजार करती रही। अनिका नहीं जानती थी कि बिक्की किस तरह से किस भेष में उसके सामने आएगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद टेबल पर जूनियर मैनेजर ने अनिका की कॉफी लाकर रखी और मुस्कुराकर बड़े ही अदब से अनिका से कहा, एंजॉय योर कॉफी मैम। अनिका की नजरें अभी भी ना तो अपने सामने की ही खड़ी जूनियर मैनेजर पर थी और ना ही अपनी कॉफी पर। अनिका की नजरें पूरे कैफेटेरिया में यहाँ वहाँ घूमते हुए बिक्की को पहचानने की कोशिश कर रही थी। जब जूनियर मैनेजर ने देखा कि अनिका काफी बेचैन नजर आ रही थी तब जूनियर मैनेजर ने अनिका से कहा, क्या हुआ मैडम, आप कुछ परेशान लग रही हैं। अनिका ने एक झटके से अपना होश संभालते हुए जूनियर मैनेजर की ओर देखा और अपना कॉफी मग अपने हाथ में पकड़कर कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, बस मैं कुछ वक्त तक यहाँ अकेले बैठना चाहती हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही जूनियर मैनेजर ने अपनी गर्दन झुकाई और वहाँ से चली गई। अनिका के सिक्योरिटी गार्ड्स भी अनिका से कुछ दूरी पर अलर्ट पोजीशन में अनिका की हिफाजत करने के लिए खड़े थे। अनिका नहीं जानती थी कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में भी बिक्की उसके सामने किस तरह आएगा और किस तरह अनिका से मुलाकात करेगा। अनिका धीरे धीरे अपनी कॉफी मग से कॉफी की सिप लेने लगी। लगभग 20 मिनट का वक्त गुजर गया मगर बिक्की कहीं नजर नहीं आया था। अनिका ने अपनी नजरें कैफेटेरिया के मेन गेट पर टिका कर रखी थी। सुबह के 11 बजे थे और काफी लोग कॉफी में और चाय पीने के लिए कैफेटेरिया में आ रहे थे और जा रहे थे। लोगों की भीड़ में एक अनजान इंसान को पहचानना अनिका के लिए बहुत मुश्किल था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बिक्की ने इतनी कॉन्फिडेंटली अनिका से कह तो दिया था कि वो बिना किसी को पता चले अनिका से मिल लेगा, मगर कहीं न कहीं अनिका को भी अब लगने लगा था कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में ये शायद सब कुछ भूल गया था। मगर अब रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने बिक्की को अनिका को मिलने में मुश्किल हो रही थी और शायद इसीलिए बिक्की ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था। अनिका बार बार अपने फोन स्क्रीन की ओर देख रही थी। ना तो अनिका को बिक्की का कोई कॉल नजर आ रहा था और ना ही उसका कोई मैसेज अनिका को मिल रहा था। कुछ देर के इंतजार के बाद अनिका ने अपना फोन उठाया और बिक्की के नंबर पर कॉल बैक किया, मगर अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि काफी देर तक रिंग बजने के बावजूद बिक्की कॉल आंसर नहीं कर रहा था। अब अनिका को पक्का यकीन हो गया था कि रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स के डर से बिक्की ने अपने कदम पीछे हटा लिए और अब वो अनिका को नहीं मिलने वाला था। जब अनिका ने बिक्की से मिलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी तब अचानक अनिका ने देखा कि गेट पर एक 65-70 साल की औरत अचानक ही किसी से टकरा कर नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उस औरत ने इतनी जोर से चीख लगाई कि आसपास खड़े लोग दौड़कर उसकी मदद करने आ पहुंचे। कुछ लोगों ने उसे हाथ देकर सहारा देते हुए अपने पैरों पर खड़ा किया, मगर वो औरत इतनी जोर से नीचे गिरी थी कि वो लंगड़ाते हुए पास रखी चेयर पर बैठी और जोर जोर से हांफते हुए होटल मैनेजमेंट को गालियां देते हुए कहने लगी, वाह क्या मैनेजमेंट है यहाँ का, आप लोग अपने फर्श को भी साफ नहीं रख सकते। इतनी बड़ी होटल में इतने पैसे देकर रहने का क्या फायदा जब होटल वाले होटल को ठीक तरह से साफ भी नहीं रख सकते।
उस औरत की जोर की आवाज सुनते ही होटल का स्टाफ दौड़कर उस औरत के पास आ गया। उस औरत ने नीचे फर्श पर पड़ा पानी दिखाते हुए एक वेटर से कहा, ये क्या किया तुम लोगों ने? अरे यहाँ फर्श पर पानी गिरा है तो कोई साफ करने वाला भी नहीं है। पता नहीं चलता है कि होटल में हम जैसे बुजुर्ग लोग भी आते हैं। देखो मैं कितनी जोर से गिर गई, कितनी चोट आई है मुझे, क्या बताऊं मुझे कहाँ कहाँ चोट लगी है। आसपास खड़े लोग भी उस औरत की बात सुनकर काफी परेशान थे। उन्होंने देखा था कि वो औरत किस तरह से जोर से जमीन से टकराई थी। वो औरत देखने में काफी गोरी चिट्टी थी, सर पर घुंघराले बाल थे और बुजुर्ग होने के बावजूद उस औरत ने एक अलग तरह का ड्रेस और उस पर स्कार्फ और एक छोटी स्कर्ट पहन रखी थी। हालांकि उस औरत को देखकर लग रहा था कि उस औरत ने एक अपने आप को काफी मेंटेन किया था, मगर ऐसी उम्र में इस तरह के फर्श पर जोर से गिरना इस उम्र के लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं था। अगर इस उम्र में हड्डी टूट जाए तो फिर से जुड़ने से उसे काफी वक्त लग सकता था। होटल का मैनेजमेंट काफी ज्यादा टेंशन में नजर आने लगा था। कैफेटेरिया का सीनियर मैनेजर उस औरत के पास जाकर कहने लगा, वेरी सॉरी मैम, पता नहीं कि फर्श पर पानी कैसे गिर गया। अभी कुछ देर पहले ही मैंने जब चक्कर लगाया था तब तो ये बिल्कुल साफ था। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस ट्रबल। मैनेजर की बात सुनते ही उस औरत ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे ट्रबल की क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि मेरी जगह यहाँ कोई अगर बुजुर्ग गिरा होता तो उसकी क्या हालत होती? चलो अभी तक मेरी उम्र ही क्या है। पिछले महीने मुझे लड़का देखने आया था, लगभग पक्की होने वाली थी, मगर लड़के की बुढ़िया माँ को मैं जरा मॉडल और फैशनेबल लगी, इसलिए मेरा रिश्ता टूट गया। अभी मेरा रिश्ता होना बाकी है। अगर यहाँ वहाँ चोट लग गई तो मेरी शादी कैसे होगी? उस औरत की बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह गए। देखने में उस औरत की उम्र 65-70 साल के करीब की लग रही थी, मगर उसकी बातें 23-24 साल की लड़की की तरह लग रही थी। सीनियर मैनेजर ने धीमी आवाज में हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम रियली वेरी सॉरी। जी मैडम, ऊपर वाले का शुक्र है कि आपको ज्यादा चोट नहीं लगी। ये बात सुनते ही वो औरत अपनी जगह से खड़ी हो गई और सीनियर मैनेजर की ओर देखकर कहने लगी, क्या कह रहे हो? मुझे चोट नहीं लगी? तुम्हें पता है मुझे कहाँ चोट लगी है? दिखाऊं तुम्हें? सीनियर मैनेजर हैरानी से उस औरत को देखता रहा। उस औरत ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, इतने बेशरम मर्द हो, खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि उठपटांग बातें करना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर सीनियर मैनेजर का सर शर्म से झुक गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बुजुर्ग महिला को इस बात का क्या जवाब दें। सीनियर मैनेजर ने सिर्फ अपना सर झुकाकर उस औरत से कहा, मैडम हमें माफ कर दीजिए, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं कि आप हमें माफ कर दें। उस औरत ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आप लोगों को माफ कर सकती हूँ। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत अनिका की ओर देखकर क्यों होटल के स्टाफ के सामने शर्त रखना चाहती थी। न तो अनिका उस औरत को जानती थी और न ही उस औरत के फिसलने में अनिका का किसी तरह का कोई हाथ था। होटल के सारे स्टाफ मेंबर्स भी यह देखकर हैरान हो गए थे कि वह औरत अनिका की ओर इशारा करके क्यों बातें कर रही थी। उस औरत ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो मैं तुम लोगों को माफ करूंगी, मगर एक ही शर्त पर कि तुम मुझे भी ठीक उसी तरह की कॉफी बनाकर दोगे जो वो लड़की वहाँ पर बैठकर पी रही है। उस औरत की ये शर्त सुनकर सीनियर मैनेजर हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस औरत को कैसे पता था कि अनिका किस तरह की कॉफी पी रही थी। उस औरत ने अनिका की ओर देखकर इशारा करते हुए कहा, हाय लेडी, प्लीज कम हियर, इधर आओ सुंदर लड़की। अनिका को इस तरह से बुलाने के बाद वो औरत अपनी कमर पकड़कर बैठ गई। अनिका को लगा कि एक बुजुर्ग औरत अनिका की आंखों के सामने गिर गई थी और उसे शायद अनिका की मदद की जरूरत थी। इसलिए एक बुजुर्ग औरत की मदद करने के लिए अनिका अपनी जगह से उठी और उस औरत के पास जाकर कहने लगी, यस आंटी, आपको किसी चीज की जरूरत है? अनिका की बात सुनते ही उस औरत ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यस डिगरा, मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी। उस औरत की ये बात सुनकर अनिका हैरान हो गई और अनिका के आसपास खड़े होटल के स्टाफ मेंबर्स भी उस औरत की अजीब अजीब बातों पर काफी हैरान हो रहे थे। फिर उस औरत ने अपना हाथ अनिका के सामने आगे बढ़ाते हुए कहा, डिगरा, मुझे जरा वॉशरूम ले चलो, मुझे लगता है मेरी कमर पूरी तरह से खिसक गई है,
मुझे बाथरूम में जाकर चेक करना होगा कि कहीं मेरी नाजुक कमर टूट तो नहीं गई। उस औरत के आसपास बैठे कुछ गेस्ट को औरत की बातें सुनकर हंसी भी आ रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत इतनी बुढ़ी होने के बावजूद अपने आप को इतनी कम उम्र की क्यों समझ रही थी। जब आसपास खड़े होटल के स्टाफ ने देखा कि वो औरत अनिका से मदद मांग रही थी तो एक लेडी स्टाफ ने आगे आते हुए उस औरत से कहा, मैडम मैं आपको वॉशरूम ले चलती हूँ, चलिए मेरे साथ। मगर जैसे ही उस लड़की ने उस औरत की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस औरत ने जोर से उस लड़की के हाथ पर चपत लगाती हुई कहा, अरे नहीं रे डिगरा, मेरे को इस लड़की के साथ ही जाना है, तुमको कोई एतराज है बेटा? जब उस औरत ने सीधे ही अनिका की आंखों में आंखें डालकर अनिका से ये सवाल पूछा तो अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक बुजुर्ग महिला को मदद करने से कैसे इनकार कर सकती थी। अनिका कुछ देर तक अपने पीछे खड़े अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को देखने लगी। सिक्योरिटी गार्ड्स के भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिका को किसी बुजुर्ग महिला की मदद करने से कैसे रोक सकते थे। जब अनिका को लगा कि उसे उस बुजुर्ग औरत की मदद करनी ही चाहिए और उससे कोई खतरा भी नहीं था, तो अनिका ने भी उस औरत का हाथ पकड़ लिया और उसे सहारा देते हुए अपने चेयर से खड़ा किया। मगर खड़े होते ही उस औरत ने अनिका का हाथ छोड़कर सीधा अपना एक हाथ अनिका के कंधे पर डाल दिया और अपना पूरा वजन अनिका पर रख दिया। अनिका यह देखकर काफी हैरान हो गई कि बुजुर्ग लग रही उस औरत का वजन काफी ज्यादा था। एक टांग पर लंगड़ा कर चल रही उस औरत ने अपना पूरा वजन अनिका के कंधों पर डाल रखा था। अनिका ने मजबूती से उस औरत को सहारा देते हुए उस औरत को कमर से पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे लेडीज वॉशरूम की ओर ले जाने लगी। अनिका के साथ साथ होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स और अनिका के सिक्योरिटी गार्ड्स भी अनिका और उस औरत के पीछे पीछे लेडी वॉशरूम की ओर आगे बढ़ने लगे। वो औरत लंगड़ाती हुई धीरे धीरे लेडीज वॉशरूम के ठीक बाहर दरवाजे तक पहुंची और अचानक पीछे मुड़कर अनिका के सिक्योरिटी गार्ड से कहने लगी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? एक अकेली लड़की किसी और लड़की के सहारे पर बाथरूम के अंदर जा रही है तो तुम तीन मुस्टंडे अपने हाथों में बंदूक पकड़े हमारे पीछे पीछे अंदर आ रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? नहीं, तुम लोग मुझसे कहो कि तुम लोग करना क्या चाहते हो? हाँ, कहीं तुम लोग अंदर घुसकर इस बंदूक की नोक पर मुझसे जबरदस्ती तो नहीं करोगे? उस बुढ़ी औरत की ऐसी बातें सुनकर तीनों के तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स हड़बड़ाकर अपने कदम पीछे लेने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस बुजुर्ग महिला की ऐसी बातों का वो क्या जवाब दे। अनिका के तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ में बंदूक होते हुए भी वो उस औरत के सामने अपने आप को कमजोर समझने लगे थे। उस औरत की जवान की ताकत इतनी ज्यादा थी कि सिक्योरिटी गार्ड्स की बंदूक की ताकत उस औरत की ताकत के सामने फीकी लगने लगी थी। उस औरत ने अनिका के कंधे से अपना हाथ हटा लिया और अनिका का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम के अंदर ले जाने लगी। अनिका के पास उस औरत को फॉलो करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था। अनिका के सिक्योरिटी गार्ड वही लेडीज वॉशरूम के बाहर खड़े रहे और बाकी होटल के स्टाफ मेंबर भी वही खड़े अनिका और उस औरत के बाहर निकलने का इंतजार करते हुए खड़े हो गए। वॉशरूम के अंदर दाखिल होते ही उस औरत ने आईने के सामने बेसिन पर अपने दोनों हाथ रख दिए और जोर जोर से चिल्लाते हुए अनिका से कहने लगी, मार दिया, मुझे लगता है मेरी पतली कमर टूट गई है। ऐसा ही होता है हम जैसी नाजुक लड़कियों के साथ, जरा सा झटका लगता नहीं कि हमारी कमर टूट जाती है। तुम्हारी कमर भी तो मेरी ही तरह पतली है, तुम्हारी कमर में अगर मोच आ जाती है तो तुम क्या करती हो? अनिका यह देखकर सरप्राइज हो रही थी कि उस औरत की कमर और अनिका की कमर में जमीन आसमान का अंतर था, मगर फिर भी वह बुढ़ी औरत अनिका की कमर को अपनी कमर के साथ कंपेयर कर रही थी। अनिका उस औरत की इस बात का जवाब तो नहीं देना चाहती थी, मगर अनिका को उस औरत की चोट को लेकर सचमुच काफी फिक्र थी। अनिका ने उस औरत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आंटी आप ठीक तो है ना? आप कहे तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। जैसे ही उस औरत ने अनिका के मुंह से आंटी सुना, अनिका का हाथ झटकते हुए उस औरत ने कहा, आंटी मत कहो ना, मैं क्या तुम्हें आंटी लगती हूँ? हमारी उम्र में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल का ही फर्क होगा। अगर हम दोनों साथ बाहर निकले तो कोई मुझे तुम्हारी बड़ी बहन ही कहेगा। तुमने देखा नहीं वहाँ सभी लोग हम दोनों को कैसे घूर घूर कर देख रहे थे। खूबसूरत लड़कियां देखते ही नहीं कि ये मर्द बेकाबू हो जाते हैं। अनिका के लिए अब उस औरत की बातें काफी ज्यादा बेतुकी और इरिटेटिंग होने लगी थी। अनिका ने इस बार बड़ी ही पोलाइटली धीमी आवाज में उस औरत से कहा,
आंटी, अगर आप ठीक हैं तो मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। जैसे यह अनिका वॉशरूम से बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, तब उस औरत ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे कहाँ जा रही हो? अभी अभी तो हमारी मुलाकात हुई है। अभी तो काफी बातें शेयर करनी है एक दूसरे के साथ। एक दूसरे को एक दूसरे के दिल के राज बताने हैं, एक दूसरे का दोस्त बनना है। अभी तो यह पार्टनरशिप काफी लंबी चलने वाली है और तुम अभी से साथ छोड़ने की बात कर रही हो। अनिका उस बुजुर्ग औरत की बात सुनकर हैरान हो गई। जैसे ही अनिका हैरानी से उस बुजुर्ग औरत की ओर देखने लगी, उस बुजुर्ग औरत ने अपने चश्मे उतारते हुए अपने सर पर पहनी हुई बीग उतारी और अनिका से कहा, मैं बिक्की हूँ। उस औरत को बीग उतारते हुए देखकर अनिका हैरान हो गई। उस औरत ने अपनी आवाज भी बदल ली थी और अचानक ही अनिका को एहसास हुआ कि उस औरत ने अपने आप को मेकअप से बदला हुआ था। दरअसल वो औरत कोई औरत नहीं थी बल्कि बिक्की था, जो अनिका का एडवोकेट था। बिक्की ने धीरे धीरे अपने चेहरे पर लगाया हुआ नकली मास्क हटाना शुरू किया और अनिका से कहने लगा, क्या करूं? क्लाइंट से मिलने के लिए कभी कभी इस तरह के पैतरे भी आजमाने पड़ते हैं। खतरनाक केसेस लड़ते हुए एडवोकेट को थोड़ी बहुत एक्टिंग भी सीख लेनी पड़ती है। वो क्या है ना, लोग कहते हैं ना, किसी भी वकील की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका झूठ। बस मैंने झूठ को अपना पेशा बना लिया है, तो कभी कभी सच को बाहर लाने के लिए भी मुझे झूठ का सहारा लेना होता है। धीरे धीरे जब बिक्की ने अपने चेहरे से मास्क उतारा तो अनिका ने देखा कि दरअसल उस बूढ़ी औरत की लिबास में छिपा हुआ एक काफी हैंडसम चेहरा नजर आ रहा था। बिक्की का गोरा रंग, पूरी तरह से क्लीन शेव दाढ़ी, घुंघराले बाल और गहरी नीली आंखें देखकर किसी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि बिक्की कोई एडवोकेट था, बल्कि बिक्की किसी हॉलीवुड फिल्म के हीरो से कम नहीं लगता था। अनिका बिक्की को देखकर हैरान थी। तभी बिक्की ने अचानक ही अपना ड्रेस उतारना शुरू किया। बिक्की ने जैसे ही अपना ड्रेस उतारना शुरू किया, अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। अनिका को ऐसा करते हुए देखकर बिक्की ने कहा, अरे घबराइए मत, मैंने अंदर शर्ट्स और टी शर्ट पहन रखे हैं। अनिका ने जब आंखें खोली तब उसे एहसास हुआ कि बिक्की ने 3-4 शर्ट्स पहन रखे थे और एक काफी कलरफुल स्लीव्स बनियान पहन रखा था। बिक्की की बॉडी देखकर ही अंदाजा हो गया था कि बिक्की हेल्थ के मामले में काफी कॉन्शियस था। बिक्की पूरी तरह से उस बुढ़ी औरत की लिबास से बाहर निकलकर और फिर एक जवान और हैंडसम लड़के में बदल गया था। उस बुढ़ी औरत के ड्रेस, उसके मेकअप और उसकी बीक को पास पड़े कचरे के डब्बे में फेंकते हुए बिक्की ने अपने हाथ झटके और अनिका से कहा, बताइए मैडम, आपका क्या केस है? आपने कहा था ना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों क्यों मिले हैं और किस मकसद से मिले हैं, इसलिए थोड़ा बहुत नाटक करना पड़ा। वरना आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके पति ने आपके ऊपर इतनी सिक्योरिटी बिठा रखी है कि बिना इजाजत के एक मक्खी भी आपके पास नहीं आ सकती। वैसे आपके हस्बैंड को आपके पास इतनी सिक्योरिटी रखनी चाहिए। अरे भाई, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो इनसिक्योर तो जरूर होगा। बिक्की लगातार बड़बड़ाए जा रहा था और अनिका बिक्की को देखकर पूरी तरह से शॉक हो गई थी। तभी बिक्की ने अनिका की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, मैडम, अब बताइए भी कि आपका केस क्या है और किसके खिलाफ लड़ना चाहती हैं आप ये केस?